दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, आप जान रहे होंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, और हम्पी जो वर्तमान में है कर्नाटक में, वहीं पर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। और इस विजयनगर में कुल 4 राजवंशों ने अपना जो इतिहास रचा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा संगम वंश के बारे में, तो उसका इतिहास देखा गया, फिर सालू वंश का इतिहास देखा गया, फिर तुलु वंश का इतिहास देखा गया और अंतिम में जो है दोस्तों एक चौथा वंश आता अरावीडु वंश। ठीक है, ये 4 राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ा गया जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता रहा। और ये पूरे विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों याद रखिएगा जीवन पर्यंत लड़ाई चढ़ती रही। जो दूसरा राजवंश था जिसे हम बहमनी के नाम से जानते हैं, बहमनी राजवंश। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य का जो आखिरी शासक रहा आपने पढ़ा होगा कलीमुल्ला। जहां दोस्तों कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। एक तरह से देखा जाए तो 5 हिस्से इसके होते हैं। कितने होते हैं? 5। बहमनी के 5 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक हिस्सा का नाम है बीजापुर, एक हिस्सा का नाम है अहमदनगर, एक हिस्सा का नाम है बरार और एक हिस्सा का नाम है बीदर और आखिरी हिस्सा एक और बचेगा जो वो है गोलकुंडा। ठीक है, ये 5 हिस्से होते हैं जिसमें से 4 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, याद रखेगा आज हमारा जो है 67 डे है। इसके पहले आपको 66 लेक्चर दिए जा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है एक मौका दीजिए, स्टडी 91 के साथ जुड़िए और पूरे वीडियोस को सीरियल से देखिए। देखिए शुरुआत के 45 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में। उसके बाद दोस्तों 46 नंबर से लेकर के अब आगे की जो इतिहास चल रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है और आज हमारे 2000 सवाल भी पूरे हो रहे हैं। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कब 100 होगा, कब 200 होगा, कब 1000 और कब 2000 होगा, ये पता नहीं चलेगा। और देखो आज हमारे पास 2000 बेहतरीन सवालों का कलेक्शन है और अभी तो मिडावल हिस्ट्री पे मुझे लगता है 5000 सवाल हो जाएंगे जब आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा। आप देखते चलिए 1981 से लेकर के 2010 तक दोस्तों सवाल हम लोग यहां पर हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। ये फाउंडेशन कोर्स का ही दोस्तों एक तरह से ट्रायल आप मान सकते हैं। ठीक है, और एकदम खुलेआम ट्रायल दिया जा रहा है। आपको कभी पूरे यूट्यूब में या कहीं भी ऐसा नहीं मिला होगा कि आपको इतना बड़ा ट्रायल श्रृंखला मिली हो। एक तरह से ट्रायल ही चल रहा है। आप यहां आकर के निःशुल्क चीजें पढ़ सकते हैं और ये हमारा कोर्स है, बहुत कम प्राइस पे दोस्तों अवेलेबल है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर। जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे देखते हैं। ध्यान रखेंगे आज हमारा 67 डे है और क्वेश्चन नंबर 1981 से लेकर के 2010 तक के सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे, अहमदनगर के बारे में पढ़ेंगे, बरार के बारे में पढ़ेंगे, बरार नहीं दोस्तों बरार के बारे में पढ़ेंगे और बीदर के बारे में पढ़ा जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सवाल यहां पर लिख रहा है कि बीजापुर में किस वंश की स्थापना हुआ था? जी हां दोस्तों, बीजापुर में किस वंश ने दोस्तों शासन किया था? तो याद रखेगा यहां पर आदिल शाही वंश ने शासन किया था। किसने किया था दोस्तों? आदिल शाही वंश ने शासन किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अच्छा आदिल शाही वंश की स्थापना किया किसने दोस्तों? तो उसका नाम ही आदिल शाह था। पूरा नाम क्या था दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम दोस्तों? याद रखिएगा यूसुफ आदिल शाह नाम है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह ने दोस्तों कहां पर? याद रखिएगा बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किया है। इसे आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लग रहा है मैंने एक चीज यहां पर गलती किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर से लिख देता हूं यहां पर। तो याद रखिएगा ऐसे लिखा जाएगा यूसुफ। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह ने दोस्तों इसकी स्थापना की। एक सवाल और आपके मन में आ सकता है कि कब? दोस्तों ये सवाल का उत्तर आपको पहले भी दिया जा चुका है कि 1489 ईस्वी में ध्यान देंगे कि इस वंश की स्थापना किया गया था। और ऐसा नहीं कि इसके पहले था नहीं। इसके पहले दोस्तों अगर हम 10वीं 11वीं शताब्दी की बात करें, कब की बात कर लें? अगर हम 10वीं 11वीं शताब्दी की बात करें तो याद रखेगा उस समय यहां पर कौन सा वंश चल रहा था? यहां पर कल्याणी के चालुक्य थे। कौन थे दोस्तों? कल्याणी के चालुक्य वंश का राज था। ठीक है, आगे चल के दोस्तों जब 13वीं शताब्दी आती है तब कुछ समय के लिए यहां पर खिलजी वंश का राजपाट भी रहा और आगे जब और बढ़ेंगे तब जाकर के दोस्तों यहां पर आदिल शाही वंश देखने को मिलता है। इस बात का जरा ध्यान रखेंगे। हम बात करें बीजापुर के बारे में। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, लिख रहा यूसुफ आदिल शाह ये किस संप्रदाय का समर्थक था? देखिए नाम से तो मुस्लिम दिख रहा है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि मुस्लिम था। लेकिन मुस्लिम में दोस्तों आपने 2 चीजें पढ़ा होगा, एक तो शिया पढ़ा होगा, एक सुन्नी पढ़ा होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा शिया संप्रदाय को मानता था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। शिया संप्रदाय को मानने वाला था। ठीक है,
संप्रदाय, ठीक है, शिया संप्रदाय को दोस्तों ये मानता था, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने यहाँ पे 10वीं 11वीं शताब्दी बताया, यहाँ पे आप 13वीं शताब्दी भी नोट कर सकते हैं। 13वीं शताब्दी में दोस्तों खिलजी वंश का शासन रहा, ठीक है, खिलजी वंश का शासन रहा। कुछ समय बाद जाकर दोस्तों आप पढ़ेंगे खिलजी वंश जब रहा तो खिलजी वंश को हटाते हुए दोस्तों 1347 ईस्वी पर इस पूरे साम्राज्य पर, बीजापुर पर बहमनी ने अपना दावा कर दिया, ठीक है। तो याद रखेगा लंबे समय तक दोस्तों बहमनी के अधीन भी रहा। कब? तो 1347 ईस्वी से लेकर के दोस्तों ये बहमनी के अधीन रहा, ठीक है, बहमनी पे। जब बहमनी के जो आखिरी सुल्तान रहते, जब उसकी मृत्यु हो जाती कलीमुल्ला की, तब दोस्तों ये लोग अपना क्या करते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि यूसुफ आदिल शाह ने किस किले का निर्माण कराया। जी हां दोस्तों, कौन सा किला बनवाया था? तो बीजापुर का किला दोस्तों वैसे भी बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन उसका एक और भी नाम है, याद रखिएगा उसका नाम क्या है दोस्तों, अर्किला का किला। जी हां दोस्तों, अर्किला का किला, या फिर उसे आप बीजापुर का किला भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अर्किला का किला या बीजापुर के किले का निर्माण दोस्तों इसी ने कराया था। और एक चीज और दोस्तों यहां पे याद रखिएगा, एक महल बनवाया था, उस महल का नाम है फारूक महल। क्या नाम है दोस्तों? फारूक महल। तो सवाल ये भी आता है कि फारूक महल के निर्माण किस शासक ने कराया? तो याद रखिएगा इसका निर्माण यूसुफ आदिल शाह ने कराया था, जो कि आदिल शाही वंश की स्थापना बीजापुर में किया हुआ था। कब किया था? तो 1489 ईस्वी में। पूरी बातें आप याद रखेंगे, ये यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सवालों को देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि यूसुफ आदिल शाह का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन हुआ, ठीक है। जब यूसुफ आदिल शाह की मृत्यु हो गई, उसके बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठा? तो इब्राहिम आदिल शाह बैठा। इब्राहिम नाम है और आदिल शाह उसके पिता का नाम था, तो याद रखिएगा यहां पे जोड़ दीजिएगा इब्राहिम आदिल शाह। जी हां दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह। जी हां दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, इब्राहिम आदिल शाह दोस्तों ये गद्दी पर बैठता है, ये उस उत्तराधिकारी रहता है। कब? तो याद रखिए दोस्तों लगभग 1510 ईस्वी में दोस्तों गद्दी पर बैठता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जब एक गद्दी पर बैठता है दोस्तों तो ये अल्प वयस्क रहता है, ठीक है, अल्प वयस्क रहता है, मतलब 18 वर्ष की आयु इसकी पूर्ण नहीं है। इसी वजह से दोस्तों बागडोर किसके हाथों में था? तो इसकी मां के हाथों में, ठीक है। शासन किसके हाथों में था दोस्तों? सीधा सीधा है लिख दूं कि शासन इसके मां के हाथों में था, ठीक है। शासन कौन कर रहा था दोस्तों? तो याद रखिएगा वो मां कर रही थी। मां का तात्पर्य क्या दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह की पत्नी। जी हां दोस्तों, तभी तो इसकी मां बनेगी। तो याद रखिएगा शासन इनके हाथ में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा, किस बादशाह ने फारसी के स्थान पर, जी हां दोस्तों, फारसी का स्थान पर हिंदवी, जी हां दोस्तों, वैसे हम पढ़ते हैं कि हिंदी की रचना से पूर्व दोस्तों जब हिंदी नाम आया उसके पहले उसे हिंदवी नाम से जाना जाता था। हिंदवी को दोस्तों दक्कनी उर्दू भी कहा जाता था। तो दक्कनी उर्दू को दोस्तों राजभाषा किसने बनाया था? याद रखिएगा वो अली आदिल शाह ने बनाया था। किसने बनाया था? अली आदिल शाह। जी हां दोस्तों, अली आदिल शाह कौन था? देखिए इब्राहिम आदिल शाह जो था दोस्तों, इसके गद्दी पर बैठने के बाद अली आदिल शाह आता है। ध्यान देंगे इब्राहिम आदिल शाह के पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए दोस्तों उसने अपने भतीजे को क्या बनाया? अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी अल्पवयस्क था। जब ये राजा बनता है तो ये भी अल्पवयस्क कंडीशन में दोस्तों राजा बनता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इब्राहिम का उत्तराधिकारी रहता है, ठीक है। ये इब्राहिम का उत्तराधिकारी था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उत्तराधिकारी में एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, ये उसका अपना खुद का पुत्र नहीं था, ठीक है। ये क्या था दोस्तों? उसका भतीजा था, इसको भी ध्यान रखेंगे। लिख रहा गगन महल। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फारूक महल। क्या पढ़ा था? देखिए भूलिए मत, पढ़ना बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर दिमाग से चीजें स्किप होने लगी तो सब पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे फारूक महल का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेगा यूसुफ आदिल शाह ने कराया था। किसने कराया था? यूसुफ आदिल शाह ने। जी हां दोस्तों, यूसुफ आदिल शाह ने, याद रखिएगा जो संस्थापक था उसी ने दोस्तों फारूक महल भी बनवाया था और उसी ने दोस्तों अर्किला का किला भी बनवाया था। जी हां दोस्तों, अर्किला किला जिसे हम बीजापुर किला के नाम से जानते हैं वो भी बनवाया था। यहां पर सवाल कर रहा है कि गगन महल और चांद बावड़ी। जी हां दोस्तों, गगन महल और चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया? तो याद रखिएगा ये निर्माण कराया था अली आदिल शाह ने। किसने कराया था? अली आदिल शाह। देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? आपने सबसे पहले पढ़ा यूसुफ आदिल शाह के बारे में। आदिल शाह नाम कॉमन मिल रहा है तो सिंपल सा एक तरीका आजमाइए। पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा दोस्तों? यूसुफ के बारे में पढ़ा। देखिए लिखने का तरीका होता है। दूसरे नंबर पे किसके बारे में पढ़ा? इब्राहिम के नाम बारे में पढ़ा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो तीसरे नंबर पे आ गया है अली आदिल शाह। क्या आ गया है दोस्तों? अली आदिल शाह, ठीक है। तो यूसुफ, इब्राहिम और अली, ये तीन राजा अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और चांद बावड़ी का निर्माण किसने
कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है, जरा आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा बीजापुर में गोल गुंबद। दोस्तों इसके लिए तो स्पेशली बीजापुर जाना जाता है। देखिए बीजापुर और गोलकुंडा ये दो केवल अपनी खासियत की वजह से जाने जाते हैं। बीजापुर में दोस्तों गोल गुंबद है, जो कि दोस्तों भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी माना जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, तो याद रखेगा जब इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। स्थापना के बाद जो तीसरे नंबर का शासक था, और कौन था आपने पढ़ा, पहले नंबर का शासक कौन है भैया, पहले नंबर का शासक यूसुफ है, दूसरे नंबर का शासक कौन है, इब्राहिम है, और तीसरे नंबर का शासक कौन दोस्तों, अली आदिल शाह है। अली आदिल शाह है, इसी ने दोस्तों कई सारा निर्माण कराया। क्या क्या दोस्तों निर्माण कराया, तो याद रखेगा चांद बावड़ी का नाम याद रखेगा, चांद बावड़ी का निर्माण कराया, प्लस गगन महल का निर्माण कराया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चांद बावड़ी, गगन महल प्लस दोस्तों क्या, तो याद रखेगा प्लस गोल गुंबद, ठीक है, सीधा सीधा लिख ही दे रहा हूं यहां पे, प्लस गोल गुंबद का निर्माण कराया था, ठीक है, गोल गुंबद, जी हां दोस्तों गोल गुंबद, ये तीन चीजें हैं इसके पास। तो याद रखेगा अली क्या नाम है दोस्तों, अब देखिए यूसुफ, अली आदिल शाह, उसी तरह से अली आदिल शाह इसको कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, खाली अली आदिल शाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये अली आदिल शाह, देखिए यूसुफ अली आदिल शाह और अली आदिल शाह दोनों अलग व्यक्ति, इसलिए दोस्तों इसके नाम के आगे आप द्वितीय लगा लीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, यहां द्वितीय आपको लगाना है, इसका भी ध्यान रखेंगे। लिख रहा बीजापुर के किस शासक को जगत गुरु बादशाह के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, किसके नाम से जाना जाता है, जगत गुरु बादशाह के नाम से जाना जाता है। वो कौन था दोस्तों, तो इब्राहिम दूती था, ध्यान दीजिएगा। अब अगला राजा आता है इब्राहिम दूती, इसके पहले जो नंबर 2 पर हमने पढ़ा था इब्राहिम प्रथम था, तो इसके आगे दोस्तों प्रथम लगा दीजिए, यूसुफ के आगे प्रथम लगा दीजिए, अली के आगे प्रथम लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका नाम क्या दोस्तों, इब्राहिम शाह दूती, क्या नाम है, इब्राहिम शाह दूती। देखिए यहीं पर होता है लोगों को कंफ्यूजन, ठीक है। तो याद रखेगा पहला वाला इब्राहिम उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, जो दूसरा वाला इब्राहिम आया उसे जगत गुरु बादशाह के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छा व्यक्ति था। एक देखिए जगत गुरु कहने के पीछे रीजन क्या है कि हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, दोनों इससे प्रभावित थे, ठीक है, दोनों के अंदर, दोनों में दोस्तों एकता का विकास इसने किया। और इतना ही नहीं, उस समय दोस्तों याद रखेगा सिया सुन्नी भी अपने आप में बहुत लड़ाई कर रहे थे, सिया और सुन्नी, जी हां दोस्तों सिया और सुन्नी, तो उन दोनों में भी दोस्तों एकता लाने का प्रयास दोस्तों किसने किया था, वो इसी ने किया था, इसीलिए इसे जगत गुरु बादशाह कहा जाता था, ठीक है, इसकी धार्मिक नीतियों की वजह से। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा आदिल शाही वंश का सबसे महान राजा कौन हुआ, जी हां दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे प्रतापी, सबसे महान कौन होता, तो यही है दोस्तों इब्राहिम शाह दूती। कौन है दोस्तों, याद रखेंगे इब्राहिम शाह दूती ही क्या दोस्तों सबसे महान राजा हुआ। क्यों, सबको लेकर चला इसने, ठीक है। देखिए लड़ाई झगड़ा तो अपनी जगह है, लेकिन धर्म को, अर्थ को, विस्तार को, सब कुछ लेकर चलना एक राजा का कर्तव्य होता है, और इसीलिए यह महान कहा गया। तो याद रखेंगे आदिल शाही वंश का सबसे महान राजा कौन रहा, इब्राहिम शाह दूती जरूर बोलिएगा, प्रथम को मत बोलिएगा, क्योंकि प्रथम के समय में इतना ज्यादा काम भी कुछ नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा बीजापुर के किस सुल्तान ने हिंदू देवी देवता तथा मुस्लिम संतों के प्रशंसा में एक किताब की रचना हुई दोस्तों, किताब नौरस की रचना किया है। ये किताब नौरस दोस्तों किसने लिखा है, अब बताइए। मैंने अभी पीछे आपको बताया ना कि हिंदू मुस्लिम में एकता इसने कराया, सिया सुन्नी में एकता कराया, तो किताब भी दोस्तों इसी ने लिखा है। तो याद रखेगा इब्राहिम शाह दूती, क्या नाम दोस्तों, इब्राहिम शाह दूती। और आपने अभी पढ़ा दोस्तों कि इसको जगत गुरु कहा गया, क्या कहा गया दोस्तों, इसको जगत गुरु की उपाधि भी दिया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, यही है ना। और सबसे ज्यादा महान भी कहा गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों महान कहा गया। लिखा है दोस्तों अगला सवाल कि अबला बाबा या फिर निर्धनों का मित्र, जो गरीब होते थे उनका मित्र, या इसे अबला बाबा भी कहा जाता, तो उसका नाम क्या था, वो भी इसी का नाम था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इब्राहिम शाह दूती मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है दोस्तों, याद रखेंगे, इसीलिए इसको महान शासक का दर्जा दिया गया। जी हां दोस्तों, इसको महान शासक कहा गया क्योंकि निर्धनों की मित्र करता था, अबला बाबा कहा जाता था, जगत गुरु बादशाह कहा जाता था, हिंदू मुस्लिम में एकता किया हुआ था, सिया सुन्नी में एकता किया हुआ था, किताबे नौरस लिख डाला जिसमें सबके बारे में बताया। इसलिए दोस्तों इस पूरे आदिल शाही वंश में सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट कौन है दोस्तों, या सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन है, कैंडिडेट बोलना सही नहीं है। तो एक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो यहां पर इब्राहिम शाह दूती का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सवाल भी यहीं से बनता है। लिख रहा है इब्राहिम शाह दूती के शासन काल में फरिश्ता, जी हां दोस्तों, फरिश्ता का नाम क्या था दोस्तों, तो इसका पूरा नाम था, देखिए पूरा नाम परीक्षा में पूछे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। इसका नाम था मोहम्मद कासिम फरिश्ता। क्या नाम था दोस्तों, मोहम्मद कासिम
कासिम फरिश्ता, ये इसका दोस्तों पूरा नाम था। मुझे पता अगर परीक्षा में आ जाए ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में सही जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को रटा है फरिश्ता, और फरिश्ता ने रचना किसकी किया है? शाहनामा की रचना किया। लेकिन 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 इब्राहिम शाह दूती के शासन काल में इसकी जो रचना हुई है उसका नाम क्या दोस्तों? उसका नाम है तारीख ए फरिश्ता। क्या नाम है दोस्तों? तारीख ए फरिश्ता। जी हां दोस्तों, तारीख ए फरिश्ता की रचना किसके काल में हुआ दोस्तों? तो याद रखेंगे इसी इब्राहिम शाह दूती के काल में फरिश्ता ने इस रचना को पूर्ण किया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में बेशक आ सकता है। देखिए स्टडी 91 पर ऐसे सवालों को दिया जा रहा है जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान दीजिए और चीजों को पढ़ना शुरू करिए। लिख रहा दोस्तों, आदिल शाही वंश का अंतिम शासक था। जी हां दोस्तों, जो आदिल शाही वंश चल रहा था, आपने पढ़ा आदिल शाही वंश की स्थापना किसने किया था? चलो लगे हाथ, पहले ये बता दो मुझे स्थापना। तो आपने पढ़ा दोस्तों इसकी स्थापना किया था यूसुफ आदिल शाह ने। किसने किया था दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह ने दोस्तों किया था। और कब किया था? 1489 ईस्वी में किया था। और इसका अंतिम राजा कौन होता दोस्तों? उसका नाम था सिकंदर शाह। क्या नाम था दोस्तों? इसके अंतिम राजा का नाम क्या है? याद रखेंगे, इसका नाम है सिकंदर शाह। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़िए। लिख रहा किस मुगल शासक ने बीजापुर को, जी हां दोस्तों, बीजापुर को कहां मिला दिया? याद रखेगा मुगल साम्राज्य में मिला दिया। उस मुगल शासक का नाम क्या था? तो याद रखेगा दोस्तों, उसका नाम था औरंगजेब। जी हां दोस्तों, औरंगजेब के समय मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, औरंगजेब के समय बीजापुर को, जेब से याद रखेगा दोस्तों। देखिए बीजा में यहां ज ब लग रहा है तो याद रखेगा इसी से जेब बना दीजिएगा। तो जेब ने याद रखेगा, भूल जाते लोग, क्योंकि किसी राज्य को मान लीजिए शाहजहां ने मिलाया, किसी को अकबर ने मिलाया और किसी को औरंगजेब ने मिलाया, तो कंफ्यूजन बहुत होता है। वैसे ज्यादातर औरंगजेब ने ही मिलाया है, तो इसको याद रखेंगे। बीजापुर को औरंगजेब में मिलाया, और कब मिलाया? तो 1686 ईस्वी में। कब मिला दोस्तों? 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया? बीजापुर को मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया, ठीक है। लिख रहा दक्कन का ताजमहल किसे कहा जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बताइए जल्दी से। दक्कन का ताजमहल दोस्तों किसे कहा जाता? तो एक स्थापत्य कला है जिसका नाम है इब्राहिम रौजा। देखिए कोई नाम नहीं है, पहले ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नाम नहीं दोस्तों, यहां पर अस्थियां रखी हुई हैं, ये एक स्थान का नाम है। क्या दोस्तों? यह एक स्थान है दोस्तों, याद रखेंगे। एक इमारत है जिसका नाम है इब्राहिम रौजा। जब कभी आप दक्षिण भारत जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, तो वहां पर दोस्तों इब्राहिम रौजा मिलेगा, और इसी इब्राहिम रौजा में आदिल शाह दूती और उनकी पत्नी की अस्थियां रखी हुई हैं, ठीक है। किसकी किसकी दोस्तों? तो याद रखेगा आदिल शाह दूती प्लस उनकी पत्नी। जी हां दोस्तों, उसकी पत्नी की क्या रखी दोस्तों? अस्थियां रखी हुई हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये बड़ा वहां का पॉपुलर जगह है, इसको भी याद रखेगा। और इसको बनवाया किसने था? तो एक मलिक संदल नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो मलिक संदल ने कराया था, ठीक है। मलिक संदल, क्या नाम दोस्तों? मलिक संदल ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। इसे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत शानदार किताबें लॉन्च की गई दोस्तों। इन किताबों के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और इतना आप कल्पना करिए, अगर फ्री के रूप में आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारी किताबें होंगी, जो हमारे कोर्सेज हैं, वहां पर और भी ज्यादा बेहतर चीजें दी गई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा अहमदनगर। दोस्तों यहां पर मेरी कहानी कंप्लीट होती बीजापुर की, ठीक है। बीजापुर थोड़ा सा बड़ा था, गोलकुंडा थोड़ा बड़ा है। ये बीच के जो 3 है दोस्तों, ये थोड़े से छोटे हैं। देखिए यहां सही कर लीजिएगा, ये बड़ा द नहीं दोस्तों, ये बड़ा र है। क्या दोस्तों? बरार कहा जाता है, बड़ा द नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा अहमदनगर। जी हां दोस्तों, अहमदनगर में किस वंश की स्थापना हुई? तो याद रखिएगा, जिस तरह से आदिल शाही वंश की स्थापना कहां हुआ था? बीजापुर में हुआ था। उसी तरह से अहमदनगर में दोस्तों निजाम शाही वंश की स्थापना हुई है। किसकी वंश? कौन सा वंश है दोस्तों? तो याद रखेंगे निजाम शाही वंश की स्थापना हुआ है। किसने किया दोस्तों? तो याद रखेगा, इसके संस्थापक का नाम क्या है? संस्थापक का नाम क्या दोस्तों? तो इसकी स्थापना किया है मलिक ने। किसने किया दोस्तों? मलिक। देखिए पहले शॉर्टकट में नाम याद क्या करिए, इसका पूरा नाम क्या दोस्तों? तो याद रखेगा इसका नाम है मलिक। और ये अहमदनगर जो दोस्तों, याद रखेगा ये एक स्थान का नाम है, ठीक है, स्थान का नाम है। और इसके आगे जोड़ दीजिए तो मलिक अहमद। क्या नाम दोस्तों इसका? मलिक अहमद ने दोस्तों यहां पर निजाम शाही वंश की स्थापना किया। जिस तरह से बीजापुर के बारे में आपने पढ़ा था कि 1489 में स्थापित हुआ था, उसी तरह से निजाम शाही वंश दोस्तों ये 1490 ईस्वी में दोस्तों स्थापित हुआ है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में यह सवाल भी आपसे पूछा
जा सकता है। लिख रहा है मलिक अहमद शाह ने उपाधि धारण किया। दोस्तों आपको बताना है कि इसकी एक अलग सी उपाधि थी। हम तो जान गए कि भाई इसने क्या किया था, इसने अहमदनगर में दोस्तों क्या किया था, दोस्तों याद रखेंगे निजाम शाही वंश की स्थापना किया था। ठीक है, निजाम शाही वंश की स्थापना किया था। ये तो अपनी जगह दोस्तों। अभी जो पूछ रहा है कि इसकी उपाधि दोस्तों क्या थी, ये कम बच्चे जानते हैं। तो ये निजाम शाही जो है ना, याद रखिएगा ये इसी के नाम पे पड़ा था दोस्तों। इसका नाम था, जो उपाधि धारण किया था वो था निजाम उल मुल्क। क्या था दोस्तों, निजाम उल मुल्क। इसीलिए दोस्तों यहां पर इसे निजाम शाही वंश कहा गया। ठीक है, कहने को दोस्तों इसका नाम अहमद था, तो इसको अहमद शाही वंश भी कहा जा सकता था, लेकिन अहमद शाही नहीं कहा गया। क्या कहा गया, निजामुल मुल्क। दोस्तों यह क्या था दोस्तों, निजाम उल मुल्क, ये इसकी उपाधि थी। इसीलिए इस निजाम से निजाम शाही वंश बना है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नाम अगर इसका मलिक अहमद था तो अहमद शाही वंश क्यों नहीं। ठीक है, तो ये इसका जवाब है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि मलिक अहमद शाह का दोस्तों उत्तराधिकारी कौन बनता है। इसने तो 1490 में स्थापना कर दिया। अब इसका उत्तराधिकारी कौन दोस्तों, तो याद रखिएगा उसका नाम है बुरहान निजाम शाह। क्या नाम दोस्तों, बुरहान निजाम शाह। जी हां दोस्तों, ये उत्तराधिकारी था किसका दोस्तों, तो निजाम अहमद का उत्तराधिकारी था, जिसने निजामुल मुल्क क्या किया था, या निजाम अहमद कह सकते हैं या फिर मलिक अहमद कह सकते हैं। ठीक है, निजाम अहमद कहने से दोनों बातें आपके दिमाग में रहती, निजाम शाही वंश और अहमदनगर और अली अहमद। ठीक है, लिख रहा है किसके शासन काल में बीजापुर, जी हां दोस्तों, गोलकुंडा, अच्छा और विजयनगर के शासकों ने मिलकर के दोस्तों अहमदनगर पे हमला किया। बाप रे बाप, ये तो बड़ा जो है जास्ती हुआ अहमदनगर के साथ। देखो अहमदनगर पर किसने किसने हमला कर दिया, बीजापुर ने भी किया, गोलकुंडा ने भी किया और विजयनगर, ये तीनों मिलके किए। अब भाई देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि विजयनगर भी दोस्तों पीछे नहीं है। ठीक है, विजयनगर भी दोस्तों खुल करके युद्ध लड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये लड़ाई पर तुला हुआ है तो एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग मिलकर इसके ऊपर हमला करेंगे, और यही होता भी है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों तालीकोटा के युद्ध, 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध लड़ा गया, जिसे हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो जो भी दो युद्ध होता है तो उसे आप ध्यान रखेंगे, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, उसमें क्या होता है कि बाकी सब मिल जाते हैं। उसमें तो दोस्तों बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा सब मिलकर हमला बोल देते हैं, और विजयनगर साम्राज्य का वहीं पतन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बचता ही नहीं कोई। ठीक है, ये कहानी होती है। फिलहाल अभी दोस्तों अहमदनगर पर हमला कर रहे हैं, और इस समय राजा कौन दोस्तों, तो इस समय दोस्तों याद रखेगा हुसैन निजाम शाह है। कौन है दोस्तों, हुसैन निजाम शाह दोस्तों अभी वर्तमान में जब ये हमला करते हैं तब एक गद्दी पर है दोस्तों। लगभग 1662 के आसपास की बात है। ठीक है, 1662 के आसपास की बात है। उत्तर भारत में अकबर आ चुका था, पानीपत की द्वितीय लड़ाई हो चुकी थी विक्रमादित्य हेमू के साथ। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा तालीकोटा का युद्ध किस शासक के समय हुआ था, तो वो यही राजा था दोस्तों, हुसैन निजाम शाह। याद रखेंगे हुसैन निजाम शाह के समय में ही दोस्तों क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और आप जानते हैं कि तालीकोटा का युद्ध का समय क्या था दोस्तों, तो 1565 था। आप देख रहे हैं 62 में एक बार हमला हुआ, फिर बाद में अपनी संयुक्त सेना बनाता है और फिर लड़ बैठता है। ठीक है, और इस तालीकोटा के युद्ध में दोस्तों याद रखेगा विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। जी हां दोस्तों, यहां पर विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया, इसका पतन हो जाता है, क्योंकि यहां विजयनगर साम्राज्य में जो लड़ाई होती तालीकोटा की, इसमें दोस्तों वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में रहती है। आपने पढ़ा है दोस्तों राम राय। वैसे तो राजा दोस्तों कौन रहता है, राजा तो सदाशिव रहता है, सदाशिव रहता है, लेकिन राम राय दोस्तों याद रखेगा वास्तविक सत्ता दोस्तों राम राय के हाथों में थी। राम राय मारा जाता है। ठीक है, इसका भाई वेंकटाद्रि मारा जाता है, और जो इसका तीसरे नंबर का भाई रहता तिरुमल, वो सदाशिव को लेकर भाग जाता है। बाद में सदाशिव को अपदस्थ करके उसने जो है अरावीडु वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो एक तरह से आप देख रहे हैं पतन ही हो जाएगा, बचेगा नहीं विजयनगर साम्राज्य। अगला सवाल देखिए। अच्छा, इस तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, या फिर बन्नी घट्टी का युद्ध भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, या फिर इसे क्या कहते हैं दोस्तों, बन्नी हट्टी का युद्ध। मैं बार बार घट्टी बोलता हूं ना, चलो कोई बात नहीं, मेरा अपना प्रॉब्लम है। ठीक है, बन्नी हट्टी का युद्ध इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। लिख रहा है किसके शासन काल में मुगलों ने, जी हां दोस्तों, मुगलों ने पहली बार दोस्तों अहमदनगर पर हमला किया। भाई उस समय राजा कौन था, उस समय था दोस्तों मुर्तजा निजाम शाह। कौन था दोस्तों, मुर्तजा
मुर्तजा निजाम शाह। जी हाँ दोस्तों, मुर्तजा निजाम शाह के समय दोस्तों पहली बार मुगलों ने दोस्तों अहमदनगर पर धावा बोला। यानी एक तरह से देखें तो अहमदनगर का खिल्ली गोलकुंडा ने भी जम के उड़ाया, बीजापुर ने भी उड़ाया और विजयनगर ने भी उड़ाया, और साथ ही साथ मुगलों ने भी दोस्तों जम के लूटा है इस अहमदनगर को। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा किसके शासनकाल में अहमदनगर की वास्तविक सत्ता वजीर मलिक अंबर के हाथों में थी। जहां दोस्तों मलिक अंबर के हाथों में थी। ये उसी तरह से दोस्तों जिस प्रकार से विजयनगर की सत्ता, विजयनगर की वास्तविक सत्ता, जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि वास्तविक सत्ता किसके हाथों में कुछ समय के लिए रही, कुछ समय के लिए राम राय के हाथों में थी। बट दोस्तों याद रखिएगा उस समय राजा कौन था, उस समय राजा दोस्तों सदाशिव राजा था, ठीक है, सदाशिव राजा था। लेकिन दोस्तों वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी। उसी तरीके से अहमदनगर की वास्तविक सत्ता वजीर मलिक अंबर के हाथों में रही। उस समय दोस्तों कौन था, तो अब आ चुका था मुर्तजा दूती। कौन आ चुका था दोस्तों, मुर्तजा दूती आ चुका था, मुर्तजा निजाम दूती कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। लिख रहा किसने टोडरमल व्यवस्था। दोस्तों टोडरमल कौन थे दोस्तों, तो टोडरमल दोस्तों ये भू राजस्व के लिए जाने जाते हैं, भू राजस्व व्यवस्था के लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं टोडरमल। तो याद रखेगा, लिख रहा है कि टोडरमल व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों ये सबसे पहले किसने लागू किया, तो याद रखेगा वो यही मलिक अंबर था दोस्तों, ये लागू किया था, ठीक है। इसी मलिक अंबर ने दोस्तों लागू किया था। किसने, मलिक अंबर ने दोस्तों इसे लागू किया था। चलिए अगला सवाल पढ़िए। लिख रहा अहमदनगर को किसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पीछे जब हम बीजापुर पढ़ रहे थे दोस्तों, जब हम बीजापुर पढ़ रहे थे तो हमने बताया कि बीजापुर में ब ज याद रखेगा, जेब क्या याद रखेगा दोस्तों, जेब। आपको ट्रिक दिया था कि आप जेब को याद रखेगा और यहां से याद रखेगा औरंगजेब। क्या याद रखेगा, औरंगजेब। जी हां दोस्तों, औरंगजेब ने दोस्तों बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। उसी तरीके से अहमदनगर को दोस्तों किसने मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो इसको शाहजहां ने ही मिला लिया था। जी हां दोस्तों, इसके पिता ने ही दोस्तों इसको मिला लिया था, शाहजहां ने सन 1636 ईस्वी में, ठीक है। और यहां हमने क्या पढ़ा दोस्तों, 1686-87 के दौरान दोस्तों इसे मिलाया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों काफी समय पहले, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि बीजापुर तो बाद में मिलाया गया, अहमदनगर और पहले दोस्तों क्या कर लिया गया था, मुगल सल्तनत में मिला लिया गया था, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा बरार में इमाद शाही वंश। जी हां दोस्तों, इमाद शाही वंश की स्थापना दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेगा उसका नाम था फतेह-उल्लाह खां। क्या नाम था दोस्तों, फतेह-उल्लाह खां। जी हां दोस्तों, फतेह-उल्लाह खां ने दोस्तों यहां पर इसकी स्थापना किया था और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इमाद उल मुल्क। जी हां दोस्तों, इमाद उल मुल्क। देखिए घबराइए मत दोस्तों, पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया है निजामुल मुल्क पढ़ाया है, ठीक है। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, पीछे जो आपको याद आ रहा है तब मैंने आपको पढ़ाया था निजाम उल मुल्क। जी हां दोस्तों, निजाम उल मुल्क पढ़ाया था और बताया था कि निजाम उल मुल्क की उपाधि से अहमदनगर पर दोस्तों एक राजा बैठा था, मलिक अहमद, ठीक है, अहमदनगर पर, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों ये इमाद उल मुल्क के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बीजापुर दोस्तों 1489 में स्वतंत्र हुआ। अहमदनगर दोस्तों याद रखेंगे 1490 में दोस्तों स्वतंत्र होता है। और अभी दोस्तों हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बरार के बारे में पढ़ रहे हैं। और बरार दोस्तों कब स्वतंत्र होता है, ये भी 1490 में। जी हां दोस्तों, 1490 ईस्वी में दोस्तों ये स्वतंत्र होता है। तो ध्यान रखेगा दोस्तों 1489, 1490 और 1490, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा बरार नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बरार, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया यहां पर, याद रखे दोस्तों, बरार याद रखेगा। बरार की राजधानी क्या थी। जी हां दोस्तों, अब आपको दिमाग में आ रहा है कि सर सही मायने में हमने राजधानी तो पढ़ा ही नहीं। देखिए अहमदनगर की राजधानी अहमदनगर ही थी, इसलिए आपको जानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बीजापुर की एक अलग राजधानी थी, वो आपको शुरू में जानना चाहिए था, मेरे भी ध्यान में नहीं आया, मैं नहीं बता पाया। तो याद रखेगा बीजापुर की राजधानी दोस्तों नौरस थी। कहां पर थी दोस्तों, नौरसपुर। क्या थी दोस्तों, नौरसपुर थी इसकी राजधानी। उसी तरह से अभी आपसे बरार की राजधानी पूछ रहा है। बरार की 2 राजधानियां थी, ठीक है। बरार की कितनी राजधानी थी दोस्तों, तो बरार की 2 राजधानी थी। एक का नाम था दोस्तों एलिचपुर। क्या था दोस्तों, एलिचपुर, याद रख सकते हैं, एलिचपुर एक का नाम था। दूसरे का नाम था गोविलगढ़। क्या नाम था दोस्तों, गोविलगढ़। जी हां दोस्तों, ये 2 राजधानियां थी बरार की, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब आप गोलकुंडा के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, लगे हाथ ये भी जान जाइए, गोलकुंडा की राजधानी कहां है, आगे हम लोग जब चर्चा किया जाएगा तब किया जाएगा। याद रखेगा इसकी राजधानी है खीरखी। क्या है दोस्तों,
खीरखी क्या राजधानी है? खीरखी राजधानी थी। और नौरसपुर कहां की राजधानी थी? तो ये बीजापुर की राजधानी। बरार की दो राजधानियां हैं। कितने राजधानियां बरार की? बरार की दो राजधानी है। एक राजधानी है एलिचपुर और दूसरी राजधानी है गोविलगढ़। क्या है दोस्तों? गोविलगढ़, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा 1574 ईस्वी में। दोस्तों कुछ याद आ रहा है आपको? आगे जब आप बढ़ेंगे तो 1576 में हल्दी घाटी हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में हुआ था। और यहां लिख रहा दोस्तों 1574 ईस्वी में बरार को किसमें मिला दिया गया? तो बरार को दोस्तों किसमें मिला दिया गया? इसको अहमदनगर में दोस्तों शामिल कर लिया गया था। किसमें दोस्तों? बरार को अहमदनगर में शामिल कर लिया गया था। और आप आगे पढ़ेंगे कि अहमदनगर को कहां मिला लिया गया? तो मुगल सल्तनत में मिला दिया गया। कब दोस्तों? तो अहमदनगर दोस्तों आपको पता होगा शाहजहां ने 1636 ईस्वी में, ठीक है, शाहजहां ने 1636 ईस्वी में दोस्तों इस अहमदनगर को कहां मिला दिया? अपने मुगल सल्तनत में मिला लिया। इसके पहले बरार भी समाप्त हो चुका था, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है बीदर में बारिद शाही वंश। जी हां दोस्तों, अब देखिए बीदर में बीदर शाही वंश नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बीदर अलग हो जाएगा। ये बीदर है, ये बारिद है। इसके राजा जो थे दोस्तों, बारिद नाम था उसका। तो याद रखेगा बीदर में बारिद शाही वंश की स्थापना दोस्तों किसने किया है? तो यह स्थापना किया है अमीर अली बारिद ने। किसने किया दोस्तों? अमीर अली बारिद ने दोस्तों इसकी स्थापना किया है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? बारिद शाही वंश कहते हैं। और कब हुआ दोस्तों? तो बहुत बाद में हुआ, 1526 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1526 में। देखिए हम लोगों ने बीजापुर के बारे में पढ़ा कि बीजापुर की स्थापना 1489 में हुआ। हम लोगों ने अहमदनगर के बारे में पढ़ा कि इसकी स्थापना 1490 में हुआ। हमने बरार के बारे में पढ़ा और यह भी स्थापना 1490 में हुआ। और ये वाला कब हो रहा दोस्तों? तो 1526 में। याद रखेगा 1526 में अपने उत्तर भारत में क्या चल रहा था दोस्तों? तो याद रखेगा ये वह समय है जब उत्तर भारत में क्या चल रहा था? पानीपत की पहली लड़ाई चल रही थी। क्या चल रहा था? पानीपत फर्स्ट वार जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था ना। तो याद रखेगा वही साल है जिस साल किसकी स्थापना हो रहा है? बीदर की स्थापना किया जा रहा है। किसके द्वारा? अमीर अली बरीद के द्वारा दोस्तों ये बीदर की स्थापना किया गया है। लिख रहा दक्कन की लोमड़ी। जी हां दोस्तों, दक्कन की लोमड़ी दोस्तों किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जब कभी आप बीदर पढ़ेंगे तो याद रखेगा यहां पर अमीर उल बरीद को दोस्तों कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर उल बरीद को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? अमीर उल बरीद। ये इसकी उपाधि थी, ध्यान दीजिएगा, ये उपाधि थी, ठीक है। इसी उपाधि से दोस्तों गद्दी पर बैठा था। तो याद रखेगा इसे ही दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्कन की लोमड़ी, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा बीदर को कब बीजापुर में मिला लिया गया? देखिए अभी पीछे आपने क्या पढ़ा दोस्तों? आपने पढ़ा कि बरार को कहां मिला लिया गया? तो बरार को मिलाया गया था दोस्तों अहमदनगर में। कहां मिला गया था दोस्तों? अहमदनगर। जी हां दोस्तों, देखिए पीछे आपको क्या बताया कि बरार को अहमदनगर में और बाद में अहमदनगर को 1636 ईस्वी में शाहजहां ने मुगल सल्तनत में मिला लिया। और ये बरार दोस्तों अहमदनगर में कब शामिल हुआ था? तो ये 1574 में शामिल हुआ था। कब दोस्तों? 1574 ईस्वी में दोस्तों इसे शामिल किया गया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अभी आपसे क्या पूछ रहा है? लिख रहा है बीदर को कब बीजापुर में शामिल किया गया? तो ब से बीदर, ब से बीजापुर, याद रखेंगे। और ये कब मिलाया गया दोस्तों? उसका टाइम पीरियड क्या था? तो ये मिलाया गया दोस्तों 1618-19 ईस्वी के दौरान। जी हां दोस्तों, 1618-19 ईस्वी के दौरान दोस्तों मिलाया गया। और अच्छा आपने एक चीज और याद रखा होगा, बीदर वही जगह दोस्तों जहां महमूद गवाह ने एक विद्यालय भी बनवाया था। जी हां दोस्तों, महमूद गवाह ने क्या किया था दोस्तों? यहां एक विद्यालय की भी स्थापना कराया था। मैंने बताया था महमूद गवाह क्या था दोस्तों? एक प्रसिद्ध वजीर रहता है, काफी समय तक सत्ता इसके कंट्रोल में रहता है, इसके नियंत्रण में रहता है। 1000 अध्यापक रह सकते थे। एक आवासीय एक तरह से हॉस्टल लगाकर दोस्तों इसने इस विद्यालय का निर्माण कराया था। तो इसको भी याद रखेगा। ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों बीदर के बारे में, ठीक है। जब बीदर का मिलान कर दिया गया कहां पर? बीजापुर में, तब यहां पर दोस्तों बात हो गई समाप्त। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में दोस्तों मैं कुछ सवालों को लेकर आऊंगा जो गोलकुंडा से संबंधित होंगे, साथ ही साथ बहमनी साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित होगा। और ये जो आज हम 4 वंश पढ़े हैं ना, ठीक है, ये 4 वंश नहीं, ये जो 4 स्वतंत्र राज्य पढ़ रहे हैं, इनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे अच्छे सवाल भी उसमें शामिल होंगे, ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दे पाएं और अच्छे से चीजों को समझ पाएं, किसी भी तरीके से याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। स्टडी 91 पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क
निःशुल्क पढ़ाए गए फ्री में, ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद बस खाली आपसे एक है कि प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक जरूर से करिए दोस्तों प्लीज। देखिए आपको लग रहा हो कि लगातार नितिन सर मेहनत किए जाए ना, 2000 सवाल बिना किसी ब्रेक कर के दोस्तों मैं आपको पढ़ा दिया, और ये अपने आप में एंटीक सवाल थे। अगर इस चीज का मैं पेड बैच बनाया होता, ठीक है, तो शायद और भी ज्यादा बेहतर हम काम कर पाते हैं और भी ज्यादा हमें इनकम हो पाती। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना सभी बच्चों का फायदा हो जाए। एक अलग से फाउंडेशन बैच है, लेकिन ये बैच भी अपने आप में जो निःशुल्क आपको दिया जा रहा है, ये भी अपने आप में दोस्तों बहुत कमाल का है। आप मिलान कर सकते हैं अपने नोट से, जहां से भी आपने पढ़ा, अपनी किताबों से, कॉपियों से। देखिए कि जो नितिन सर की एक एक क्लास में क्या वो निचोड़ है कि नहीं है। आपको लगेगा कि वाकई नितिन सर बहुत मेहनत करके दोस्तों इन सभी सवालों को बनाते हैं। एक एक लाइन सवाल बनाया गया है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं। अब लोग कॉपी पेस्ट करेंगे हमारा, ये अलग बात है, हम किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करते दोस्तों। शानदार श्रृंखला है, 2000 सवाल पूरे होंगे। बस आप जुड़े रहिए चैनल से ताकि आगे के सवालों को भी देख पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।